हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन में क्या है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, क्या होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपका क्या क्या लेंथ और फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया 4 टाइम्स से, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, mgh, ठीक है। तो यहाँ पर जो g होता है ना, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिनको a भी बोल सकते हो। तो ये दोनों mg जो है ना, एक तरीके का फोर्स हुआ, ठीक है। आप चाहो तो इसको mah लिख लो और यहाँ पर ma को फोर्स बोल लो। ये आपका h हाइट हो गया। तो हाइट क्या हुआ, लेंथ हुआ। आपने वर्क डन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये फोर्स हुआ, ये s क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, कुछ लेंथ है, यहाँ पर हाइट भी लेंथ है। और इससे क्या पता चला कि अब इन दोनों का यूनिट निकालोगे और इनका भी यूनिट निकालोगे, ये भी फोर्स ये भी लेंथ, ये फोर्स ये लेंथ सेम आएगा। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एनर्जी और वर्क क्या होता है, आपस में कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। तो दोनों का यूनिट सेम होता है, तो डायमेंशन भी सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला F डॉट एस यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनिशियल में एनर्जी आपका क्या है, F डॉट एस है। बाद में क्या किया, फोर्स को क्या किया गया है, 4 टाइम्स के लिए बढ़ा दिया गया है, और आपका जो लेंथ है उनको भी क्या किया गया है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ई डैश में क्या हुआ है, F को क्या कर दिया, 4F कर दिया, और जो डिस्प्लेसमेंट था आप उनको भी क्या कर दिया, 4S कर दिया। यहाँ पे 4S होना चाहिए, ठीक है, उनको 4S कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर देखो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 16F डॉट एस, और ये F डॉट एस क्या है, आपका एनर्जी है। ये वाला टर्म देखो, इसको यहाँ पे डालो, तो ये क्या हो गया आपका E डैश इक्वल टू 16E। मतलब देखो आपका जो न्यू एनर्जी है वो क्या हो गया, पहले से 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ। पहले जान लो एम्पियर आवर क्या होता है। एम्पियर जो है आपका ऐसा यूनिट है किसका, करंट का, और आपका ये आवर क्या है, टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। अच्छा, करंट और टाइम क्या होता है आपका, करंट और टाइम आपका चार्ज होता है। तो चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू IT, ठीक ना। ये फार्मूला आप रिमेंबर करो, ठीक ना, इसको याद रखना है। तो चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। तो अब यहाँ पर ये किससे है, देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो होगा नहीं आपका, एनर्जी तो है नहीं, ये पावर तो है ही नहीं। तो ये क्या बताता है, Q इजिकल टू IT, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये बताता है, ठीक है। तो आपका 2 का आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला दे रखा है, ठीक ना। विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा RV, ठीक ना। इसको आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा नहीं तो आप रीटा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। बहुत बुक में ईटा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो आपको ना इसका पूछा गया क्या, डायमेंशन बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो काफ़ी सिंपल हो गया ये आपके लिए, 6 पाई, क्योंकि फार्मूला दे रखा है। तो आपको तो फोर्स है, कोई भी फोर्स हो, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपको पता है MLT-2, ठीक है। अच्छा, 6 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका ईटा। R क्या हुआ, यहाँ पर R के बारे में बता रखा है कि ये रेडियस है, मतलब लेंथ है, तो इनका लेंथ हो गया। और V क्या है, यहाँ पर V वेलोसिटी बता रखा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, LT-1। आपको ईटा निकालना है ना, तो इसको इस साइड कर दो, तो क्या हो गया आपका MLT-2, ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपका L और LT-1। तो देखो तो आपका क्या आता है, M आ गया, ठीक है। और L से इस L से इसको काट दो, ये L ऊपर गया तो L-1, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा T का, तो ये क्या हो जाएगा, T का पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो +1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया ML-1 और T-1, ठीक है। तो आपका ये डायमेंशन हो गया किसका, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। हाँ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, नेवर हैज ए यूनिट, ऑलवेज हैज ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब देखो एक बार जान लो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है। आपको एक एग्जांपल बताया था प्लेन एंगल में, प्लेन एंगल में आपको बताया था
ठीक है। ये वाला आपका क्या होता है, आर्क होता है ना, और ये वाला क्या होता है आपका लेंथ, रेडियस होता है अगर किसी सर्कल का पार्ट है तो, ठीक है। और इसको थीटा बोल लो। तो आप ये थीटा कैसे निकालते हो, ये एंगल, तो ये थीटा क्या बोलते हो आप, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है, यहाँ से यहाँ एक लेंथ हुआ तो ये आपका L हुआ, ठीक ना, इनका डायमेंशन, और रेडियस भी क्या होता है, लेंथ हुआ, ठीक ना, तो वो भी क्या हुआ आपका डायमेंशन, लेंथ हुआ। ये हो सकता है कि रेडियस आपका आर्क से बड़ा हो या आर्क बड़ा हो तो मैग्नीट्यूड पे जाता है, अभी हम यहाँ पे डायमेंशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ आपस में कैंसिल आउट होकर मतलब जीरो बचा, ठीक ना, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, मतलब ये क्या हुआ आपका डायमेंशन लेस हुआ, ठीक है, डायमेंशन लेस है। क्या ये थीटा जो है आपका, इनका कोई यूनिट होता है क्या, हाँ इनका यूनिट होता है, ठीक है। वो यूनिट क्या होता है, रेडियन, आपको पता है रेडियन होता है, या नहीं तो इसको कन्वर्ट हम डिग्री में भी करते हैं, ठीक है। तो रेडियन या डिग्री होता है, मतलब अगर कोई डायमेंशन लेस है तो क्या उनका यूनिट हो सकता है, देख लो हाँ यूनिट है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप उनको ध्यान में रखोगे प्लेन एंगल के बाद। दूसरा देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आप 11th में हो, 12th में आप पढ़ोगे ये फार्मूला जिनको हम डिनोट म्यू से करते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी तो बोलो वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन, ऐसा करो वेलोसिटी इन मटेरियल लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी जानते हो, कोई सा भी वेलोसिटी हो, यूनिट तो क्या होना चाहिए उनका, यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम ही होना चाहिए। ये भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी आपका है LT-1, तो दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट होकर ये यूनिटलेस हो गया ना, m0, L0, T0, मतलब ये आपका यूनिटलेस हो गया, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है क्या, मतलब एसआई में कुछ इसका यूनिट दिया गया कि नहीं, जी नहीं, इनका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ऐसा नहीं है कि सबका सबको यूनिट मिला हुआ है, यहाँ पे प्लेन एंगल को दिया गया है रेडियन में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं दिया गया है। बट ये क्या है आपका नो यूनिट है, यहाँ पे डायमेंशनलेस लिखो, ठीक ना। अच्छा देखो आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, ठीक है, लेकिन इसके पास यूनिट नहीं है। अब क्वेश्चन पे आओ, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज यूनिट। अच्छा ये आपका डायमेंशनलेस है, क्या यूनिट है, ये आपका डायमेंशनलेस है, तो यहाँ यूनिट नहीं है लेकिन यहाँ यूनिट है, तो नेवर वर्ड नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। तो नेवर की वजह से ये आपका गलत हो गया। ऑलवेज है जो यूनिट क्या हमेशा है। अब देखो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे आपका यूनिट नहीं मिला, तो ये ऑलवेज भी नहीं होगा, तो क्या मे वर्ड आएगा, तो मे आ सकता है, हो भी सकता है। देखो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे आपका प्लेन एंगल के केस में आपका है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 का आंसर सी हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों डायमेंशनलेस होता है, लेकिन प्लेन एंगल के पास यूनिट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास यूनिट नहीं होता है। तो अगर आपका कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है तो 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। अभी आप एक बार वर्ड को समझो, नॉन जीरो, नॉन जीरो क्या बता रहा है और जीरो यहाँ पर क्या बता रहा है। अच्छा आपको बता रखा है यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होता है, जब यहाँ पर इसका जो पावर होता है ना यूनिटलेस, ये देख लो ये पावर जो भी हुआ, ठीक ना, m का पावर, l का पावर, t का पावर, जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है यूनिटलेस में, ठीक है। तो आपका अगर नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जीरो नहीं है तो या तो वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक ना। सपोज एग्जांपल के लिए 5 मे बी, या x बोल लो, x कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर m है, l है, t है, ठीक है, तो मतलब जीरो नहीं है किसी पर, हो सकता है +1 हो, -1 हो या 2 हो, तो इस केस में क्या हो गया, ये यूनिटलेस नहीं हुआ,
ठीक ना। तो यहाँ पर ये यूनिटलेस नहीं होगा अगर नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इस कंडीशन में, ये बताओ। अगर जीरो होगा एग्जिस्ट करेगा या आपका नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो नॉन जीरो है तो मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस पे नॉन जीरो नंबर आ गया, ठीक ना, सॉरी यूनिट लेस पे अगर आपका नॉन जीरो नंबर आ गया तो वो क्या होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट। समझने वाली बात है कि अगर यूनिट लेस है, ठीक ना, देख लो ये आपका यूनिट लेस है तो इस पर क्या होना चाहिए, आपका जीरो आना चाहिए। ये नॉन जीरो का बात कर रहा है, ये जीरो है, ये मतलब आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के साथ आ जाओ, तो नॉन जीरो का आपका टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे पढ़ो, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, और यहाँ पर मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन। यूनिटलेस है तो ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर जो है आपका वो क्या होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा फंडामेंटल सेट में नहीं आएगा। तो एक बार देख लो कौन सा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक ना, इस सेट में, ठीक है। तो देखो लेंथ, मास और वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अब देखो लेंथ क्या होता है आप जानते हो, 7 बेसिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ और मास तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी देखो क्या है, वेलोसिटी किससे बनता है, ठीक ना, मीटर पर सेकंड होता है ना, लेंथ और किससे, टाइम से, ठीक ना, मीटर पर सेकंड, लेंथ और टाइम से बनता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका क्या है, इस दोनों पे तो डिपेंड नहीं किया ना, तो डिपेंड नहीं किया तो यहाँ पर ये तीनों आपस में अलग अलग है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड नहीं कर रहा तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जाओ, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। क्या आपको लेंथ और टाइम दोनों दे दिया ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ये वेलोसिटी आपका डिराइव्ड हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया इस सेट के लिए, ठीक है। इस तीनों सेट के लिए अगर बात करो तो ये वेलोसिटी डिराइव्ड हो गया था। यहाँ पर हम इन दोनों से डिराइव नहीं कर पा रहे थे, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट था। तो ये आपका क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी, ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी में ये सेट चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सी, मास, टाइम एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जानते हो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मास क्या है, यहाँ पर ये m क्या है, लेंथ को बता रहा है, तो मतलब ये भी इंडिपेंडेंट हो गया और टाइम भी इंडिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट हो गया कि इन दोनों से हम वेलोसिटी को नहीं बना सकते हैं। आप ये दोनों तो जानते हो फंडामेंटल होगा, इस केस में आपका वेलोसिटी भी फंडामेंटल होगा। तो ये आपका सेट ही किस में चला गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ठीक है। अब ये देखो लेंथ, टाइम, मास, ये तो आपका जो 7 है उसमें से ये तीनों है, ठीक ना। ये तो आप देखते ही बोल दोगे ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कैन नॉट, ठीक ना, कैन नॉट इंटर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन से नहीं आएंगे, तो बताओ इसमें से कौन सा है। ये तो आपका फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल हो गया, पूछ रहा कौन नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इतना दे रखा है आपका, यहाँ पर जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको इसको किस में करना है, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। इन सारे वैल्यू को सीजीएस में, आप इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, तो देखो कैसे करते हैं। तो जी का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर है ना, मीटर स्क्वायर को मीटर लिख लो, और यहाँ पर केजी इंटू केजी कर लो। अच्छा हमें इनमें क्या चाहिए, सीजीएस में चाहिए, मतलब आपको न्यूटन किस में चाहिए, डाइन में चाहिए। उसके बाद मीटर किस में चाहिए,
सेंटीमीटर में चाहिए और केजी किस में चाहिए, सीजीएस में, ग्राम में होता है। एक चीज़ और बताया था, सी के पावर 10 के पावर -2 और के का 10 के पावर 3, ये आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर, अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो, दोनों को इक्वेट करना हो, ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, जो कि आपको पता है, ये हम रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं और आपको बताया था याद करने के लिए। सिमिलरली आपको बताया था 1 जूल बराबर कितना अर्ज होता है, ठीक ना, यहाँ पे इक्वलिटी लगा रहा हूँ तो एग्जैक्ट आपको बताना, तो दोनों में जो फैक्टर आता है वो 10 के पावर 7 आता है, ठीक है। ये याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन को आसान कर देता है। अगर यहाँ पर आप फिर से न्यूटन के लिए कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, तो वैल्यू लगा दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखो 6.67 इंटू 10 के पावर 11 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इनको रहने दो। अब न्यूटन को क्या करना है, आपको डाइन में कन्वर्ट कर दो। 1 न्यूटन बराबर इसके जगह पे कितना लिखोगे, 10 के पावर 5 कर दो, डाइन में आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है, डाइन लिख लो। अब देखो क्या है, आपको मीटर को किस में बनाना है, सेंटीमीटर में, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर सी लगा दो, ये भी सी लगा दो, तो दोनों क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। हमने अपने मन से लगाया है ना ऊपर में, तो यहाँ पे हमें वैल्यू देना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सी का सी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद केजी है, केजी आपको किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो क्या करो ना, के का वैल्यू ही पुट कर दो यहाँ पर। के का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर 3, तो ये आपका हो गया 10 की पावर 3, ये ग्राम हो गया। और यहाँ पर भी इनका के का वैल्यू क्या करोगे, 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। और सी स्क्वायर का क्या वैल्यू दोगे, 10 के पावर -2, ठीक ना, -2, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो अब क्या कर लो, आप इनको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। इधर आपका यूनिट एक साइड लिख लो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे हो गया आपका ग्राम का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राम का स्क्वायर। देख लो सारे कन्वर्ट हो गया गया, न्यूटन डाइन में, मीटर सेंटीमीटर में और किलोग्राम ग्राम में। अब बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप उनको सॉल्व कर लो, तो वो 10 के पावर 3, 10 की पावर यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों को एक साथ ही ऐड करके 6 हो गया, ये और ये हो गया, और ये 10 की पावर -4 हो गया, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करो, ये कितना आता है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ये ऐड होगा तो सबका सब 10 के पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, +5, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 6 तो -6, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +4, ठीक है। अब बाकी ये सारा यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, तो इनको देखो ये कितना आता है, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस, एक बार कैलकुलेट कर लो, ये माइनस माइनस दोनों की कितना हो गया, हाँ 11 और -6 आ गया आपका 18, और 18 ये हो गया आपका 9, ठीक है। 18 माइनस 18 17, ये आ 11 -6, दोनों को ऐड करोगे तो -17, और ये आ गया +9, तो ये आपका कितना बचा, आपका -8, तो यहाँ पे आ गया आपका -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया, आप इनको N1 U1 = N2 U2 से भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लंबा हो जाता है ये तरीका, ये आप इजीली ये कर सकते हो, ये मैं आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट यहाँ पे करके वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप काफ़ी जल्दी इनको कर सकते हो, विदिन 1 मिनट कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार ना इनको अपने से ट्राई करके देखना, N1 U1 = N2 U2 से आपको यही सेम रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ ए यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg and 1 unit of length is 10 meter. Find the value of 1 watt in the system of unit. ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वाट ऑफ द सिस्टम ऑफ ए यूनिट। तो वाट क्या होता है, वाट आपको पता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, पावर का। पावर क्या होता है आपका,
एनर्जी अपॉन टाइम। तो आप क्या कर लो, इनका आप एक बार यूनिट निकाल लो, यूनिट या डायमेंशन निकाल लो। चलो डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होता है पता है आपको, हाफ mv², और यहाँ पर नीचे आपका टाइम है, ठीक है। तो इनका लिखो, ये मास, ठीक है, और वेलोसिटी का l² t-2, और नीचे में आपका एक टाइम है, ठीक है, यहाँ पर एक टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा ml² t⁻⁻3। तो आपका जो पावर का जो डायमेंशन निकल के आया ml² t⁻⁻3 निकल कर आया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। फिर अब क्या बोला जा रहा है, इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब किसी दूसरे में ये टाइम जो हो रहा है आपका 5 सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 यूनिट ऑफ मास, अब जो मास जो है ना वो मास हो जा रहा है आपका 20 kg हो जा रहा है, ठीक है, मतलब आपका। और उसके बाद जो आपका लेंथ जो है ना, यूनिट ऑफ जो लेंथ है, वो लेंथ कितना हो जा रहा है आपका 10 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले में क्या था आपका, सेकेंड से कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया। मास यहाँ पर केजी ले लो, तो वो 1 kg किस में चला जा रहा है आपका 20 kg हो जा रहा है। और लेंथ लोगे तो वो लेंथ आप मीटर, तो मीटर किस में चला गया आपका 10 मीटर में हो गया। तो ये टाइम के अंदर हुआ चेंज, और ये आपका मास के अंदर चेंज हुआ, और ये आपका किस में हुआ, लेंथ में हुआ, ठीक है। क्या मास लेंथ टाइम में ही हमारा ये आया हुआ है डायमेंशन, ठीक है। तो अब इनको क्या कर लो, n1 u1 से कर लो। आप चाहो तो शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। मैं इसको n1 u1 = n2 u2 से कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 वाट दे रखा है ना, पहला सिस्टम जो हमें गिवन है वहाँ पर क्या है, ये 1 वाट है। और यहाँ पर आपका डायमेंशन में क्या लिखोगे, m। चलो यहाँ पर m के वैल्यू kg लिख लो, यहाँ पर kg, और इसको क्या लिखोगे आप मीटर², और इसको सेकेंड के पावर -3, ठीक है। और इस साइड में क्या मिला है आपको, n2 आपको निकालना है। और जो यूनिट हो गया अब वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो के 5 से यहाँ पर, चलो पहले मास के फॉर्म में लिख लो। तो मास कितना हो जा रहा है 20 kg, ठीक है। मीटर में लेंथ कितना 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना हो जा रहा है 5 सेकेंड। अब क्या कर लो, जो भी इनका पावर है वो चढ़ा दो डायमेंशन। यहाँ पर कितना है, ये मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है, इनका पावर -3। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ, समझ आ जाए आपको, ठीक है। अब n2 निकाल लो। तो n2 कैसे निकालोगे, kg, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 20 kg, इस पर कोई पावर नहीं है, ठीक है। फिर मीटर में, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर 100 मीटर कर लो। ये मीटर² है ना, स्क्वायर को बाहर हटा दो, ठीक ना, मतलब यहाँ पे मीटर है ना, मीटर ऊपर चढ़ा दो, यहाँ पे भी 10 ही रखो, बाद में स्क्वायरिंग कर देते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड है, ठीक ना। तो ये सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड है, और यहाँ पर -3 कर दो, ठीक है। अब कन्वर्जन देखो, ये तो आपका कट जाना चाहिए, kg, मीटर, सेकेंड। अब इनको कैलकुलेट करो। तो ये नीचे क्या बचा, यहाँ पे 1/20 इंटू ये क्या बचा 1/10 इंटू 10, ठीक है। और ये वाला आपका कितना बचा 1/5 का पावर -3 है। तो इनको आप ऊपर भी लिख सकते हो ना, ठीक ना। तो इनको आप क्या लिख सकते हो 5 का पावर 3, ठीक ना। ये नीचे था, ऊपर किए तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ 1 के पावर -3 वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इनको अब कैलकुलेट करके देखो तो ये कितना आता है। तो 1/20 इंटू 10/10, और ये वाला आपका 5 का 3 टाइम्स करोगे तो 125 आएगा, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करो, 5 से करोगे तो ये कितना आएगा आपको 2, और ये 5 से करोगे तो ये आएगा आपका 25। एक बार और करो, ये आपका 2 आएगा, और ये क्या आएगा 5 आएगा। इससे इसको कट करोगे 4 आएगा। तो ये कितना होगा 1/4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1/16। जो फैक्टर आएगा न्यू सिस्टम में वो कितना आएगा 1/16 आएगा। तो 4 ऑप्शन था, उनमें 1/16 भी एक ऑप्शन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करोगे आप। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कन्वर्ट
kg है ये मीटर है, और नीचे यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, इनटू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसको आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक ना। इक्वालिटी जब होल्ड होगा तो कैसे करेंगे इनको, तो एक जो मैंने बताया था शॉर्टकट में वो देखो क्या है। यहाँ पे आपका किलोग्राम है, ये आपका मीटर है, और ये आपका सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो इनको कैसे करना है, तो यहाँ पर k का वैल्यू जो है आप क्या कर लो 10 की पावर 3 कर लो, बताया था आपको इनका वैल्यू, क्योंकि हमें ग्राम में चाहिए तो 10 की पावर 3 कर लो, ये ग्राम हो गया। फिर यहाँ पे मीटर को आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में बनाना है, तो यहाँ पे c लगाओ, तो नीचे भी c डिवाइड करो ताकि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, नीचे में आपका सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये c का वैल्यू डाल दो, क्या होता है 10 की पावर -2, तो ये आपका क्या बन के आ गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ पूछा जा रहा था, क्या कन्वर्ट हो गया और क्या वैल्यू आया 10 की पावर 5, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 10 का पावर 5। अब इनको दूसरे मेथड से हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, काफ़ी कम टाइम में ये हो जाता। अब सेकेंड मेथड वो कैसे करते हो आप, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से, ठीक है। तो यहाँ पर n1 में क्या है आपका 1, और यूनिट में क्या है आपका kg मीटर सेकेंड के पावर -2, ठीक, इतना लिख लो। इस साइड में आपको n2 निकालना है, और यूनिट में किस में चाहिए, ग्राम में, सेंटीमीटर में, और सेकेंड के पावर -2 में। तो n2 निकाल लो, तो n2 कैसे निकालोगे, डिवाइड कर लो kg अपॉन ग्राम इंटू, यहाँ पर आपका मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकेंड, और यहाँ पर भी सेकेंड, इसका पावर क्या दे लो -2, ठीक है। बाकी सब पर पावर 1 है। तो अब इनको कन्वर्ट कर लो आपस में, तो ये क्या k का वैल्यू डाल दो, 10 के पावर 3 होता है ना, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मीटर को बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, नीचे सेंटीमीटर है, और ये सेकेंड है, तो इनको कुछ चेंज करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर जाएगा, और यहाँ ग्राम जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर लो क्या हुआ, यहाँ पे 10 के पावर 3 आया, और यहाँ पर 10 के पावर 2 आया, वो कट गया, तो आंसर क्या हुआ 10 के पावर 5, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड हुआ। अब मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो और भी इसे शॉर्टकट में कर सकते हो। आप ये बताओ ये डायमेंशन किसका है, ये यूनिट किसका है, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप पता है, इसको आप mLt-2 बोलोगे, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो ये तो आपका फोर्स हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। इतना बड़ा ना बोल के हम उनको न्यूटन बोल देते हैं। तो ये किस में था, SI में था, ठीक ना, और ये किस में है, CGS में। तो आपको बताया था जब आपको फोर्स को SI से CGS में करते हैं तो कितना का फैक्टर आता है 10 की पावर 5। तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, आप इजीली बता सकते थे 10 का पावर 5। थैंक यू।